हाय दोस्तों, तो एक एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। तो जेबी लैमिनेशंस लिमिटेड करके ये कंपनी है, इसका अपन को एसएमई आईपीओ ओपन दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी क्या करती है, इसका फाइनेंशियल डेटा क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, इसके पॉजिटिव साइन क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अपन को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अपनी जेबी लैमिनेशंस ये कंपनी है, ये 1988 में बनी थी। तो ये कंपनी क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस बनाती है, साथ में स्लॉटेड कॉइल्स बनाती है और असेंबल्ड कोर्स बनाती है। तो ये सारे के सारे मटेरियल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मटेरियल्स कहाँ यूज होते हैं, ये जो आपके ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो बनते हैं और जो इन्वर्टर्स वगैरह जो बनते हैं, उनको बनाने में ये मटेरियल यूज होता है। कंपनी जो इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस और ये कॉइल्स और कोर्स वगैरह जो बनाती है, ये किन चीज़ों से बनाती है, ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील और ये जो अपन को CRNGO स्टील दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल क्या है, कंपनी इंपोर्ट करती है एज अ रॉ मटेरियल। फिर उस रॉ मटेरियल से कंपनी ये जो अपन ने डेटा देखा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस वगैरह और कोर्स वगैरह, ये बनाती है। और कंपनी के पास क्या है, खुद की लैब भी है। तो जो मटेरियल ये लोग बनाते हैं, तो उस मटेरियल को ये लोग चेक भी करते हैं कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी का बना है कि नहीं बना है। फिर ये उस मटेरियल को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी 84% पे है, काफ़ी अच्छा है कि जितना भी इनके पास रिसोर्सेस हैं उसका ये 84% तक यूज कर पा रहे हैं। 31 मार्च 2024 तक की बात कर ली जाए तो कंपनी के पास टोटल 277 एम्प्लॉइज अभी इनरोल्ड हैं। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात कर ली जाए तो 31 मार्च 2022 में कंपनी ने 141 करोड़ क्या है कि एज अ रेवेन्यू अर्न किया था। उसके बाद 2023 में 247 करोड़, 2024 में 303 करोड़। तो रेवेन्यू में अपन देख सकते हैं कि जंप अपन को दिखाई दे रहा है। तो हर साल इन कंपनी का क्या है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 2022 में कंपनी ने 5 करोड़ कमाया था, 23 में 13 करोड़ और वही 24 में बढ़ के हो गया था 19 करोड़। तो अपन को यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जंप दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है उसकी बात कर ली जाए तो 2022 में कंपनी के ऊपर 26 करोड़ का कर्जा था, 2023 में वही बढ़ के 31 करोड़ हो गया था और 2024 में कंपनी का कर्जा हो गया है 24 करोड़। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि कर्जा भी कम हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे कि बहुत छोटी कंपनी है, 329 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये इस कंपनी का एक थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन एसएमई आईपीओ है तो मोइनली जो कंपनी आती है एसएमई आईपीओ, तो वो बहुत छोटी कंपनी से होती है, तो इसको अपन अभी इग्नोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए तो 36.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.2%, ये भी काफी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.38, ये भी काफी अच्छा डेटा है। एक के नीचे जितना भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है वो अपन अच्छा लेके चलते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो 30.8%, ये भी काफी अच्छा डेटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कह सकते हैं थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी ओके शोकेश डेटा है 6.39 का। तो कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर ली जाए तो कंपनी कितनी महंगी या सस्ती आ रही है, तो आईपीओ लाने से पहले जो कंपनी का पीई रेशियो था वो 13.58 था और जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो वो 17.03 का पीई रेशियो पर लेकर आ रही है। तो इसको अपन एक बार, जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है तो और कंपनी का पीई रेशियो कितना है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो विलास ट्रांसपोर्ट लिमिटेड करके ये कंपनी है, ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये इस कंपनी का क्या है, कॉम्पिटिटर है। तो इस कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो अपन देखेंगे कि 36 का है। तो ये अभी जो अपनी कंपनी आ रही है वो 19 के पीई पर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अपनी जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर से अभी सस्ते वैल्यूएशन पर ही आ रही है। तो यहाँ पे अपन को अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, कंपनी के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं अपन एक बार उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है कि कंपनी क्या है कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अपना मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो जो दूसरी कंपनी ट्रांसफार्मर बना रही है, अगर उनके ट्रांसफार्मर्स की डिमांड कम होती है तो वो मटेरियल भी उनको कम चाहिए पड़ेगा, तो कम ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो इस कंपनी से क्या है कि वो अपना रॉ मटेरियल भी कम लेंगे। तो ये कंपनी जो अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो इसके प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे, तो इस कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो 2024 के डेटा की बात करें कि जो कंपनी ये मटेरियल प्रोवाइड करती है तो उसका 97% क्या है कि ट्रांसफार्मर बनाने में ही यूज होता है और बाकी का जो इन्वर्टर्स या फिर यूपीएस का मटेरियल हो गया वो 0.1% और 2% के आसपास रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का मेनली जो मटेरियल्स प्रोवाइड करती है वो ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए ही प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली कंपनीज पर ये कंपनी बहुत हैवी डिपेंडेंट है, उनकी परफॉर्मेंस पर इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है।
दूसरा इस कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है कि जो भी इनका रेवेन्यू आता है, जो भी इनके कस्टमर्स हैं, उनके साथ इस कंपनी का क्या है, लॉन्ग टर्म का टाई अप नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म का टाई अप ना होने से क्या होता है कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई कस्टमर बोल देता है कि भैया हमको तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ये कंपनी का रेवेन्यूज पर काफी फर्क पड़ सकता है अगर उसको नए कस्टमर्स नहीं मिले तो वहीं स्क्रीन पे आप देखेंगे कि जो 2024 का डेटा है, जो इनके टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, 41% इस कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। और वहीं जो इसके टॉप 10 की बात कर ली जाए तो वो 57.27% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है वो सिर्फ 10 जो जो इसके 10 कस्टमर्स हैं उनसे ही अर्न कर रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर में कमी होती है, अगर वो मना करते हैं अपने, क्योंकि एक तो इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई भी इनके चेंजेस वगैरह होते हैं, अगर डिक्रीज होता है इनकी डिमांड में, तो रेवेन्यू में काफी फर्क पड़ने वाला है। अब लॉन्ग टर्म जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कस्टमर्स के साथ साथ इनके जो सप्लायर्स हैं, तो इनको भी जो जहां से ये कंपनी क्या है अपना रॉ मटेरियल लेती है, उनके साथ भी इस कंपनी का क्या है, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मान लीजिए कोई कंपनी बोल देती है कि भाई आओ हम आपको रॉ मटेरियल नहीं दे पाएंगे, तो अब जो ये कंपनी जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करती है तो वो प्रोड्यूस करने में भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास रॉ मटेरियल ही नहीं है बनाने के लिए। तो कंपनी के जो टॉप 5 सप्लायर्स हैं, तो कंपनी क्या है कि 75% अपना रॉ मटेरियल उनसे लेती है, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। और वहीं जो कंपनी का टॉप 10 सप्लायर्स की बात करी जाए तो ये डेटा 88% तक पहुंच जाता है। तो कह सकते हैं कि जो कंपनी के टॉप 10 सप्लायर्स हैं वो 88% कंपनी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सप्लायर ने बोल दिया कि भाई हम अब आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी का वैसे ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी सप्लायर के साथ, तो इससे कंपनी को मटेरियल मिलने में बहुत दिक्कत आएगी, तो ये टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। अगला रिस्क फैक्टर क्या है कि कंपनी क्या है कि जो अपना रॉ मटेरियल है वो कुछ कुछ रॉ मटेरियल कंपनी इंपोर्ट भी कराती है। तो कितना परसेंटेज कंपनी इंपोर्ट कराती है, तो 2024 की बात करी जाए तो 27% तक का जो कंपनी का रॉ मटेरियल था वो कंपनी ने इंपोर्ट कराया था। तो अगर कोई भी इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लगता है गवर्नमेंट के द्वारा कि इंपोर्ट्स में हम कटौती कर रहे हैं कि अब आप सिर्फ इतना ही इंपोर्ट कर पाएंगे किसी भी सेक्टर में, तो उसका फर्क इस कंपनी के इंपोर्ट्स पे भी पड़ेगा। तो कंपनी को रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत हो सकती है और अपना प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ तो अपन ने कंपनी के क्या है रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लिया। अब अपन कंपनी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, सबसे पहले अपन क्या है कंपनी का कैश फ्लो डेटा देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो का अपन अगर ट्रेंड देखेंगे कि अपन को पॉजिटिव कैश फ्लो ही दिखाई दे रहा है। तो 2022 से लेकर 2024 तक का डेटा है। तो जो भी इनका कंपनी का कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास कितना कैश है हाथ में, तो आप देख सकते हैं कि 9 करोड़ था 2022 में और वही बढ़ के 2024 में कंपनी के पास 21 करोड़ कैश है। तो ये तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देख लिया कि कंपनी जो मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो अपना रेवेन्यू अर्न करती है, वहां से कंपनी के पास कैश बचता है कि नहीं बचता है। अब यहाँ अपन देखेंगे कि कंपनी का जो इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, वहां से कंपनी के पास कितना कैश फ्लो प्रोवाइड होता है। तो अपन जो ट्रेंड देखेंगे कि कंपनी को कैश की यहाँ पे कम है, क्योंकि क्या है कि कंपनी जो है अपना जो कैश है वो इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट कहाँ करती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनका फिक्स्ड एसेट है, जो मशीनरी वगैरह होती है इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बाय करने में कंपनी का पैसा जाता है। और कंपनी क्या है कि कुछ लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज को, तो वहां पे भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट रख रही है। तो यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो ऊपर क्या है कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा अर्न किया, कैश कमाया, फिर वो कैश को कंपनी क्या है कि अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई कर रही है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी डेटा अपन देखेंगे कि वो अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे अपन को नेगेटिव कैश फ्लो है। तो इसका जो कैश फ्लो है वो कहाँ जा रहा है, तो कंपनी क्या है कि अपना कर्जा चुका रही है। तो लॉन्ग टर्म का जो कर्जा है कंपनी वो चुका रही है और शॉर्ट टर्म का जो कर्जा है कंपनी वो चुका रही है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इंटरेस्ट भी कंपनी चुका रही है, तो वहां पे भी कंपनी का कैश जा रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि कंपनी क्या है कि अपना कर्जा भी चुका रही है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल जो अपन टोटल मिला के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का डेटा अपन देखेंगे, तो जो कंपनी का जो ट्रेंड है कैश फ्लो का, वो अपन को दिखाई दे रहा है कि वो पॉजिटिव ही है। 2022 में कंपनी के पास नेट कैश जो बचा था 4 करोड़ 71 लाख बचा था, और वहीं बढ़ के जो 2024 का डेटा है तो कंपनी के पास 5 करोड़ 71 लाख का कंपनी के पास कैश है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के हाथ में कैश बच रहा है। तो ये कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो ये एक काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब कंपनी की यहाँ पे अपन को एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। तो दो बड़े नाम अपन को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट करके ये अपना एंकर इन्वेस्टर्स है, और दूसरा राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज है।
ये दो नाम अपन को जाने माने दिखाई दे रहे हैं। तो भले ही अपन को एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन इन छोटी लिस्ट में भी अपन को बड़े बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो एंकर इन्वेस्टर्स का डेटा है काफी अच्छा है। तो कंपनी 146 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ लेके आ रही है और एक लॉट जो होने वाला है वो 1000 रुपीज का होने वाला है। तो अपनी जो रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट लगेगी तो 1,46,000 की अपन को इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ेगी। तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर ली जाए तो 146 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी आईपीओ लेके आ रही है और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कंपनी का चल रहा है वो 85 रुपीज चल रहा है। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी का 58% क्या है कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर। और साथ ही में देखेंगे कंपनी का इश्यू साइज कितना है तो 88.9 करोड़ क्या है कि कंपनी लेके आ रही है। तो 90 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा रेस कर रही है, जिसमें से 66 करोड़ क्या है कंपनी के पास जाएगा, कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज करने वाली है, और 22 करोड़ क्या है कि ये जो पहले के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी पॉकेट में जाएगा। तो ये सारा डेटा देखते हुए अपन कह सकते हैं इस कंपनी की डिमांड अभी ग्रे मार्केट में चल रही है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी काफी अच्छा है, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट वो अच्छी है, कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है। तो ये सारा डेटा देखते हुए अपन कहेंगे कि अपन को इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अपन फुल फोर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी की बात कर ली जाए तो 27 अगस्त से ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 29 अगस्त इस कंपनी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अलॉटमेंट क्या है 30 अगस्त को पता चल जाएगा और लिस्टिंग जो है 3 सितंबर को हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कंपनी से रिलेटेड सारा का सारा डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है। और कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।